हाँ, तो हिस्ट्री का 1 और 2 अपन ने कर लिया था। चैप्टर नंबर 3 का कैप्सूल तैयार कर रहे हैं अपन, और छोटा सा कैप्सूल तैयार किया, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बस इनको अच्छे से पढ़ लेना एक बार और फिर लाइव टेस्ट दे देना, बस शानदार तैयारी हो जाएगी। हाँ, फिर कुछ टाइम रहता है तो फिर कुछ एक्स्ट्रा जाना, लेकिन पहले कैप्सूल, लाइव टेस्ट, उसके बाद में कुछ, ठीक है। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3, बंधुत्व, जाति और वर्ग, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ठीक है। और ज़बरदस्त कैप्सूल सीरीज अपनी कंटिन्यू चल रही है। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए एक नुस्खा है। देखिए पहला क्वेश्चन, गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए और इनके 2 महत्वपूर्ण नेम कौन से हैं। मतलब गोत्र से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसकी आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कि हाउ डिड द गोत्र इन्वॉल्व, व्हाट वर 2 पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट रूल्स अबाउट गोत्र, ठीक है। तो लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई ब्राह्मणीय पद्धति ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, जिसके सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे, बस सिंपल है। यानी कि वन ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस एविडेंस फ्रॉम 1000 BC ऑनवर्ड्स वाज टू क्लासिफाई पीपल, स्पेशली ब्राह्मणास, जो उसको बोलते हैं अपन ब्राह्मण, इन टर्म्स ऑफ गोत्र। ईच गोत्र वाज नेम्ड आफ्टर ए वैदिक सीर एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज हिम डिसेंडेंट्स। वो उसके फिर उसके गोत्र के जो वंशज बन जाते थे वो उसके डिसेंडेंट्स बन जाते थे, ठीक है। और गोत्र प्रणाली के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। 2 रूल्स अबाउट गोत्र वर पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट। 2 रूल कौन कौन से हैं। पहला कि विवाह के पश्चात में, शादी के बाद में स्त्री को पिता के स्थान पर पति वाला जो गोत्र या सरनेम जो है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब वो लगाना पड़ेगा, जो मोस्टली आज भी प्रचलन में है। लेकिन हाँ, फिर वो आगे जाके अपना कुछ भी चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आज भी ऐसा होता है। और एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते, सेम गोत्र के विवाह संबंध नहीं रख सकते। ये दोनों मेन रूल थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन छोटा सा है, वर्ण और जाति में 2 अंतर बताइए, ठीक है। मैक एनी डिफरेंसेस बिटवीन जातिज एंड वर्णास, ठीक है। ये क्वेश्चन दोनों को मिला के भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट में, लघुत्तरात्मक प्रश्न में, शॉर्ट में। तो देखो मतलब ये है कि क्या डिफरेंस है कि वर्ण व्यवस्था को एक देवी व्यवस्था माना जाता है, जबकि जाति जन्म प्राधारित होती है, ठीक है। वर्ण ऑर्डर वॉज कंसिडर्ड एज डिवाइन वाइल जाति वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, जाति तो जन्म से होती है। दूसरा, वर्ण संख्या में 4 होते हैं भाई, वाइल द नंबर ऑफ वर्णास वॉज फिक्स्ड एट 4, समझ रहे हो ना भाई। सबसे पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण होते हैं, जबकि जाति की तो कोई संख्या ही निश्चित नहीं है, ठीक है। जबकि देयर वॉज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ जातिस, जातिस का कोई फिक्स अंदाजा ही, निश्चित संख्या नहीं है। ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन, मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय मैट्रिलिनियन। तो देखो मातृवंशिकता से यह आशय है कि वंश परंपरा माँ से हो, भाई एक तो पितृ थी जो पिता से हो, एक ही माँ से जुड़ा होना। इस प्रकार मातृवंशिकता का शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है, ठीक है। तो सेम टू सेम है, जो मदर से जुड़ी होती है, लिंक द मदर, वो हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, जो इधर इंग्लिश, इधर हिंदी, इधर इंग्लिश लिखा हुआ है, ये है कि जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के कौन कौन से तरीके हैं। मेंशन 4 वेज ऑफ अर्निंग वेल्थ फॉर मेल्स अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति। तो कुल मिला के निम्नलिखित 7 तरीके बताए हैं मनुस्मृति के अकॉर्डिंग, पुरुष जो हैं वो अपना धन कैसे पैदा कर सकते हैं। 7 जो है मीन्स ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ फॉर मैन, वो कौन कौन से। एक तो विरासत के रूप में, अगर किसी को विरासत में कोई चीज़ मिली हो तो कर सकता है, ठीक है। यानी इनहेरिटेंस, भाई जैसे खानदानी की, जैसे किसी राजा थे, राजा के बेटा युवराज, तो वो एज इट इज प्रॉपर्टी उसकी रह जाएगी। दूसरा, खरीद द्वारा या शॉप, मतलब खरीद सकता है वो, फाइंडिंग, ठीक है, अपने पैसों से बिजनेस करके कैसे भी खरीद सकता है। किसी क्षेत्र को जीत के, विजय प्राप्त करके भी, पहले तो ऐसे होता था, ठीक है, विजय प्राप्त करके। तो तीसरा हो जाएगा, अच्छा ये आगे पीछे हो गए, परचेज हो गया, सामान लो खरीद कर, और ये फाइंडिंग, ठीक है। निवेश करना भी है, मतलब कि कॉन्क्वेस्ट, और दूसरा कार्य करके, बिल्कुल बिजनेस करके, वर्क के द्वारा, और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके, इन एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल। जो अच्छे लोग होते थे कुछ गिफ्ट भी कर देते हैं कभी कभी, बहुत बड़े मतलब ऐसे लोग, दानी लोग होते थे, बहुत जो भामाशाह होते हैं जो कुछ दान करते थे, गिफ्ट कर देते हैं। जैसे महाराणा प्रताप को भी भामाशाहों ने हेल्प की थी, तो वैसे ही किसी हेल्प के द्वारा भी जो आती वो भी एक पुरुषों को संपत्ति में आता है। और फिर एक खोज द्वारा, यानी कि इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट 7 टॉपिक आपके हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फिर लेते हैं कि मनुस्मृति में विवाह के कितने प्रकार बताए गए, किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द मनुस्मृति, डिस्क्राइब एनी 4 फॉर्म्स। पहला है, तो देखो मनुस्मृति में वैसे एक लाइन ही जरूर लिखनी है आपको कि मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार बताए गए, जिनमें से 4 प्रकारों का वर्णन हम कर रहे हैं, ठीक है। यानी 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड द मनुस्मृति, फॉलोइंग इज डिस्क्रिप्शन 4 ऑफ देम। 4 अपन कर रहे हैं। पहला प्रथम विवाह पद्धति, चतुर्थ विवाह पद्धति, 5वीं विवाह पद्धति, 6ठी विवाह पद्धति, ठीक है। फर्स्ट, 4th, 5th और 6th, ये नंबरिंग में याद रखना।
फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये अपन पढ़ रहे हैं, मतलब सेकंड और थर्ड नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी तो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, इस पद्धति में क्या करते थे, इस पद्धति में कन्या के लिए पिता वैदज्ञ वर का चयन करके कन्या को बहुमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत करके वर को आमंत्रित कर कन्यादान कर दिया जाता था, ठीक है। अच्छा सा वर चुनते थे। दिस इंक्लूड अ गिफ्ट ऑफ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर, मतलब जो उसके लिए अच्छा सा होता था विद प्रेजेंट ऑफ ज्वेल्स, और ए मैन लर्न इन द वेदास होम फादर हिमसेल्फ इन्वाइटेड, ठीक है। उसको इन्वाइट किया जाता था, मतलब ऐसा मान लीजिए एज लाइक वर के रूप में, जो उसको अपनी बेटी को उसके साथ भेज देते थे। फिर अगला है चतुर्थ विवाह पद्धति, फोर्थ फॉर्म ऑफ मैरिज। ज़बरदस्त चैप्टर अपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस पद्धति में कन्या का पिता जो है वो वर और वधू, युगल का मतलब कपल का मतलब दोनों, वर और वधू दोनों को एक कहकर संबोधित करता था कि तुम, वो मैंने कहा था ना उस टाइम में लिखवाया था आपको, क्या कहते थे कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, मतलब अपनी बेटी को और उनके दामाद जी दोनों ये कहते थे कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वे वर का सम्मान करके उसे कन्या का दान करता था। ये बात तो समझ गए होंगे। ये देखो एक कपल विद द मे बोथ ऑफ योर परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हेल्ड शोन ऑनर टू द ब्रिजग्रूम, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि आप अच्छे से अपनी लाइफ जीना, साथ मिलके अपने जो भी साथ मिलके कोई भी प्रॉब्लम हो साथ रह के करना। पांचवी पद्धति है, इस पद्धति के अंतर्गत जब वर अपनी क्षमता और इच्छानुसार वधु एवं उसके बंधु बांधवों को यथेष्ट धन प्रदान करता था तो उससे वधु की प्राप्ति होती थी, जो भी है ना, जो भी कुछ ब्रिजग्रूम रिसीव्ड ए मैडन आफ्टर हैविंग गिवन ए मच ऑफ वेल्थ ऑफ एज गुड एफर्ट टू किनशिप एंड द ब्राइड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ऑन विल, ठीक है। और फिर छठी विवाह पद्धति, सिक्स फॉर्म ऑफ मैरिज। इस पद्धति में परिजनों की इच्छा का समावेश नहीं होता था, ये होती है छठी। इसमें इच्छा का नहीं, मतलब इज लाइक लव मैरिज टाइप, ठीक है, जो अपनी पसंद से करना। तो प्रेम या काम के वशीभूत होकर स्त्री पुरुष प्रेम विवाह करते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द वॉलंटरी यूनियन ऑफ मैडन हर लवर विथ स्प्रिंग फ्रॉम डिजायर, ठीक है। अपनी खुशी से जो शादी करते हैं वो छठी विवाह पद्धति है। तो कुल मिला के मनुस्मृति की चारों विवाह पद्धति आपने अच्छा पढ़ ली, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसका भी आंसर अपना कंप्लीट हो गया, ये भी आपको पढ़ना है। फिर है महाभारत के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, छोटे क्वेश्चन यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, डिस्कस द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ महाभारत, सब्जेक्ट कंटेंट की बात करें, विषय वस्तु का, ठीक है। तो इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों में मतलब रखते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल यूजुअली क्लासीफाई द कंटेंट ऑफ प्रेजेंट टेक्स्ट टू ब्रॉड हेड्स, ठीक है। पहला आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक, जैसा मैं लाइव टेस्ट में आपसे पूछ चुका, ये सारी बातें हैं वहाँ पर। तो सेक्शन दैट कंटेंट स्टोरीज डेजिग्नेटेड एंड नैरेटिव, वो इसमें आ जाएगा, नैरेटिव। एंड सेकंड है सेक्शन दैट कंटेंट प्रिस्पेंस अबाउट सोशल नॉर्म्स डेजिग्नेटेड डिडक्टिव, वो डिडक्टिव फॉर्म हो जाएगी। और ये जो हो जाएगी वो आपकी नरेटिव फॉर्म हो जाएगी, एक तो नरेटिव और डिडक्टिव दो हो जाएगी। दिस डिवीजन इज बाय नो मीन्स वाटर टाई टू डेडिकेटेड सेक्शन। डिडक्टिव सेक्शन इंक्लूड स्टोरीज एंड द नरेटिव आफ्टर ए कंटेन सोशल मैसेज, बिल्कुल सही बात है। जो डिडक्टिव सेक्शन होता है उसके अंदर आपके स्टोरीज वगैरह इंक्लूड की जाती है, जबकि जो नैरेटिव फॉर्म्स होती है उस नैरेटिव के अंदर आपके सोशल मैसेज, यानी कि उसके अंदर प्राय मतलब कि उपदेशात्मक, पूरे को हिंदी बोल देता हूँ मैं, कि उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार का मानदंड होता है, जबकि उपदेशात्मक जो कहानियाँ होती है और प्राय आख्यानों के समय के लिए उपदेश नीति रहता है। वास्तव में महाभारत एक भाग में नाटकीय कथानक था, उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। ये सब बातें हैं जो अपने पढ़ ली। कहानियों का संग्रह होता है आख्यान में, और जबकि उपदेशात्मक भाग केंद्र होता है सामाजिक आचार विचार, यानी सोशल मैसेज होते हैं। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि जो नरेटिव पार्ट है, यानी जो आख्यान है उसके अंदर स्टोरियाँ होती है, और जो डिडक्टिव है, जो उपदेशात्मक है, उसके अंदर होते हैं सोशल मैसेज। यानी सोशल मैसेज का मतलब हो गया सामाजिक, हिंदी में बोल देंगे इसको अपन सामाजिक आचार विचार, सामाजिक आचार विचार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था छोटा सा। फिर एक और है भगवत गीता के ऊपर भी आपको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा सा। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है, जहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं। भगवत गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय स्थापित किया गया है। अंत में श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर अर्जुन अपने बंधुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी, ठीक, पांडव जीते थे, और श्री कृष्ण जी के कहने पर ही ये लड़ाई हुई थी। तो ये भगवत गीता आप सब जानते हो, 18 चैप्टर्स के अंदर, और बाकी सब ईजी है। एक है महाभारत के बारे में थोड़ा सा, कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। महाभारत इज डायनेमिक टेक्स्ट, एक्सप्लेन करना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छोटा सा। देखो, शताब्दियों से, मतलब काफ़ी सेंचुरीज, ओवर द सेंचुरीज की अपन अगर बात करें तो शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक बाटांतर अनेक भाषाओं में लिखे गए। महाभारत को डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा गया। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ,
और जिनका विशेष लोगों से प्रसार भी हुआ, वे सब इस महाकाव्य में सम्मिलित कर ली गई। इस महाकाव्य के मुख्य कथानक की अनेक पुनर्व्याख्याएं प्रस्तुत की गई। महाभारत के विभिन्न प्रसंगों को मूर्तियों, चित्रों में प्रदर्शाया गया। इस महाकाव्य नाटकों एवं नृत्य कलाओं के लिए विषय वस्तु प्रदान की। आप देखे होंगे महाभारत के ऊपर खूब सारे नाट्य काव्य हो गए, खूब सारी मूवियाँ बन गई, खूब सारे, मतलब ये सब अपन देख सकते हैं, वो सब महाभारत का ही रोल है। तो एंड एपिसोड वर डिपिक्टेड स्कल्पचर एंड पेंटिंग, दे ऑल्सो प्रोवाइड दम्स ऑफ वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, प्लेज, डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशंस। ये सब महाभारत के ऊपर ही हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट है, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कुछ लोग इसके बारे में आगे तक जा रहे हैं और इसके बारे में बहुत कुछ किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक है, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों इंपॉर्टेंट हुई। आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, यानी कि एक्सप्लेन वाई प्रिलिनी में हैव बीन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट अमंग एलाइट्स। मतलब अभी मैंने मातृवंशिकता पढ़ी थी, जहाँ से लिंक माता से हो, जिसका लिंक मदर से हो। पितृवंश को क्यों माना जाता था? कि एक सीधी सी बात है कि पहले क्या होता था कि विशिष्ट परिवारों के अंतर्गत शासक परिवार एवं धनी लोगों के परिवार सम्मिलित थे, जिनमें पितृवंशिकता मेन बेसिकली थी। एलिट फैमिली इंक्लूड रॉयल फैमिलीज एंड फैमिलीज इन रिच पीपल एंड पैटर्नली may have been important in them due to following reasons। खूब सारे रीजन थे। पहला कि वंश परंपरा चलाने के लिए, हेडिंग है वंश परंपरा चलाने, टू ऑपरेट द वंश सिस्टम, ठीक है। वंश का मतलब है पीढ़ियों से पीढ़ी, राजा का बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ये वंश परंपरा चलाने के लिए, एक डायनेस्टी को चलाने के लिए, एक वंश को चलाने के लिए, कि धर्मसूत्रों व धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र ही महत्वपूर्ण होता था, बेटा ही महत्वपूर्ण होते थे, पुत्र या नहीं। इसलिए विशिष्ट परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति कामना की जाती थी। हर कोई जैसे भगवान से या फिर जो भी पहले कर्मकांड करते थे, वो एक ही ऐसे दुआ मांगते थे कि हमें एक अच्छे उत्तम पुत्र की प्राप्ति हो, जो हमारी राजगद्दी पर बैठ सके और आगे शासन चला सके। तो ये सब इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया। सेकंड है, उत्तराधिकारी संबंधी विवादों से बचने के लिए विशिष्ट परिवारों में माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परिवार में संपत्ति बंटवारे को लेकर कोई झगड़ा हो। शासक परिवारों के संदर्भ में उत्तराधिकार में राजसिंहासन भी सम्मिलित था। राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा पुत्र राजसिंहासन का उत्तराधिकारी बन जाता था। इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का उनके पुत्र बंटवारा कर दिया जाता था। ये भी इसलिए भी जो है वो पिता को प्रधानता मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, जो हर कोई जानते हैं। एक क्वेश्चन और है, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है इस कैप्सूल का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 2-3 बार बोर्ड के एग्जाम पूछा भी गया है। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करते हैं, बताइए। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि अगर आप किसी ग्रंथ को या किसी एपिक को या किसी टेक्स्ट को अगर आप पढ़ते हो, ठीक है, किसी टेक्स्ट को अगर आप पढ़ते हो तो आपके माइंड में क्या मतलब क्वेश्चन होना चाहिए, या फिर उसका जब आप एनालाइज करोगे तो आप कैसे करोगे, किन किन बातों का ध्यान रखोगे। विच पॉइंट शुड बी हिस्टोरियंस कीप इन माइंड वाइल स्टडिंग टेक्सचुअल सोर्सेज। तो देखो कौन कौन सी है। पहले बात तो ये निम्नलिखित है, वो तो अपन देख लेंगे कि हम निम्न बातों की ध्यान रखेंगे, फॉलोइंग पॉइंट्स का हमारे माइंड में ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट ये कि ग्रंथ की भाषा क्या है, मेन चीज़ ये द लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट। भाई लैंग्वेज, टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या है, वो लैंग्वेज पाली है, प्राकृत है, तमिल है या संस्कृत, जो भी लैंग्वेज हो, जो भी रूप से विषय पुरोहित विशेष वर्ग से किसकी भाषा है, वो अपन को पहली बात तो यही कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है। दूसरा काइंड ऑफ टेक्स्ट, यानी ग्रंथ किस प्रकार का है, मंत्रों के रूप में अथवा कथा के रूप में। आर दीज मंत्र और स्टोरीज, मतलब आपका जो ग्रंथ है या जो टेक्स्ट है वो किस टाइप का है, वो पहचान करेंगे। नंबर 3, ग्रंथ के लेखक की जानकारी प्राप्त करना, जिसके दृष्टिकोण एवं विचारों से इस ग्रंथ को लेखन हुआ है। इन ग्रंथों श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं, क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर भी ध्यान दिया। बिल्कुल सही बात है। ये भी हम देखेंगे कि जो टेक्स्ट लिखा गया है वो लेखक है ना, उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, या फिर उसने क्या समझ के ये लिखा होगा, और सामने जो भी श्रोता सुनने वाले हैं उनका भी इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे। जैसे अभी अपन ने क्या करा, अभी मैंने ये कैप्सूल सीरीज क्यों चलाई, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो सिर्फ कैप्सूल सीरीज का, ना कि पूरे चैप्टर पढ़ने का। तो वही चीज़ अभी किस चीज़ में रुचि है या अभी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उन सबको ध्यान में रखते हुए अपन को, तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। 5वां ग्रंथ, ये तो तीसरा चौथा कह रहे मिक्स ही मान लेते हैं, 3 हो गए, ये चौथा हो जाएगा, 4 हो गए, ठीक है, ये अपना 4th हो जाएगा। कि ग्रंथों के संभावित संकलन एवं रचना काल की जानकारी प्राप्त करना और उसकी रचना भूमि की जानकारी। बिल्कुल सही बात है कि जो टेक्स्ट है दे ट्राई एंड एक्सट्रैक्ट द पॉसिबल डेट ऑफ द, बिल्कुल हम ट्राई करेंगे कि जो ये टेक्स्ट है वो किस जगह से लिया गया, किस टाइम ये टेक्स्ट लिखा गया है, कोशिश करेंगे। हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं पता चलता, हिस्ट्री इतिहास की बातें प्रॉपर सही नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ एविडेंस
या कुछ तथ्य हम फैक्ट जुटाएंगे ताकि हम ये कोशिश कर पाएंगे टेक्स्ट किस टाइम लिखा गया होगा, या इसके ये किसके बारे में, किस राजा के बारे में या फिर किस बिल्डिंग के बारे में या किन के बारे में लिखा गया, तो हम थोड़ी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैंने कोई मुश्किल से छोटे छोटे 8-10 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, हिस्ट्री का इतना बड़ा चैप्टर है, छोटा सा कैप्सूल तैयार कर दिया है, अच्छे से रिवीजन करो। रही फई कसर तैयार हो जाएगी, पूरी निकल जाएगी। वो कसर कहाँ निकलेगी, वो लाइव टेस्ट दे देना बहुत ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ में। बस इस टेस्ट को कवर कर लेना। लाइव टेस्ट नाम की टेस्ट प्लेलिस्ट पड़ी है, वहाँ पर जाओ आराम से, इस चैप्टर को ढूंढ लो, एक बार ज़बरदस्त तरीके से इसका टेस्ट दे देना फिर से। और फिर आपका जो संडे को नेक्स्ट आने वाले को जो पूरी हिस्ट्री का आप एक साथ चैप्टर को उसको भी दे देना, तो आपको मतलब ऑलमोस्ट ओवरऑल ज़बरदस्त तैयारी होने वाली। ठीक है, तो ये था अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका कैप्सूल कंप्लीट। ओके।